विजय बंधु, पहले आपसे बात शुरू करूंगा, फिर रणवीर जी के पास जाऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। भाई, पहले जब वो एनपीएस लाए तो आपने उसकी खिलाफत की, फिर अब वो कह रहे चलो एनपीएस छोड़ो, अब एक और ले आए, ये अच्छी ना लगे तो ये गिलास ना समझ में आए, ये वाला ले लो। अब आप कह रहे हो ना ये भी गड़बड़ है मामला, क्यों? की स्थिति तो ये हो गई कि आसमान से प्रयोग खजूर पर लटके, वहां पे ना आसमान में रह गया है ना जमीन पे आ पाया। और जब सरकार ने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को बड़ी उम्मीदें आई कि हो सकता है कि हम सब जो संघर्ष कर रहे हैं वो फलीभूत हो और एनपीएस से हम लोग ओपीएस में आ जाएं। और अभी जो यूपीएस लेके आए हैं, मैं तो कह रहा हूं कि जो मेरी अभी जानकारी हुई, जो मैं अध्ययन किया इधर लगातार 2-3 दिनों के अंदर, और अभी बहुत चीजें इसमें आनी बाकी हैं, लेकिन जो मोटा मोटा समझ में आया है कि एनपीएस से भी ज्यादा खराब यूपीएस व्यवस्था है। और इसको देते समय माननीय मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि एनपीएस वाले को यूपीएस में जाने का विकल्प खुला रहेगा। मैं कह रहा हूं और मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहता हूं कि आप इतनी झंझावट क्यों कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्यों बैठा रहे हैं? आप एक बार कर दीजिए कि एनपीएस का विकल्प, उन्होंने कहा कि एनपीएस वाला यूपीएस में जा सकता है, एक विकल्प और दे दीजिए कि ओपीएस में कौन जाना चाहता है, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो मैं सर इसे यूपीएस व्यवस्था से असहमत हूं और हमारी पूरी टीम लगातार इस पर संवाद किया और सब ने एक लाइन में कहा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। कल मैं रेलवे के कार्यक्रम में था, मैंने वहां हाथ उठवाया कि भाई कितने लोग हैं एनपीएस से यूपीएस को स्वीकार करने वाले। रेलवे के कार्यक्रम में मैं खड़ा हुआ और पूछा, एक हाथ नहीं उठा, एक व्यक्ति ने नहीं कहा। अभी हरियाणा में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई हमारी टीम से तरह से, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां पूछा गया कि आप एनपीएस से यूपीएस पसंद करते हैं, एक हाथ नहीं उठा। तो जिसके लिए लाई जा रही है, कम से कम उससे संवाद होना चाहिए, उससे बात होना चाहिए, उसके दर्द को समझा जाना चाहिए, उससे कोई बात नहीं हो रही है। देश भर का आंदोलन एनएम ओपीएस के बैनर पर तरह पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पिछले 12 सालों से चला रहे हैं। इस कमेटी ने करना उचित नहीं समझा। इन्होंने एक बार जिनका मैटर उनसे तो हम संवाद कर लें, कोई डिस्कस नहीं। और कमेटी के रिजल्ट का इंतजार हो रहा था, रिपोर्ट कब आ गई कमेटी की, रिपोर्ट में क्या आया, उस पर क्या कर्मचारियों के बीच में गई वो बात, क्या उस पर ली गई? ठीक है विजय बंधु, रुकना होगा, ठीक है, अगली बार में आते हैं। रणवीर जी, एक पेंशन 2004 में खत्म हुई, दूसरी चालू हो गई थी, अब ये तीसरी आ गई। ओपीएस बंद हुई थी, एनपीएस आई, अब एनपीएस के साथ बड़े भाई के साथ एक छोटा भाई भी आ गया। नहीं, जैसे आजकल बाजार में सेल लगती है, बाय वन गेट वन फ्री टाइप का, तो अब ये नई आ गई यूपीएस। हालांकि ये नाम बड़ा शॉर्ट फॉर्म इसका विचित्र है। गांव देहात में कस्बा में आदमी यूपीएस का मतलब दूसरा समझता है, भैया बत्ती चली गई देखो यूपीएस है चार्ज के नहीं। तो अब ये यूपीएस का मामला आ गया। रणवीर जी, जो हमारे देश के जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की स्थिति अभी कहां पर है? और जो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस मामले में अभी अद्यतन लेटेस्ट अपडेट क्या है रणवीर जी? देखिए साहब, पहले तो आपको सैल्यूट और सलाम कि आपने ये जो ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का जो मसला है, जो आपने जो अर्धसैनिक बलों के नाम पे स्टार्ट किया, तो आपने तो सारी बातें ही बता दी कि 11 जनवरी लास्ट ईयर 2023 में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान भी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, ये भी सेना की तरह ही ड्यूटी करते हैं, बल्कि ज्यादा ड्यूटी पैरामिलिट्री की है। अभी देखिए ना, चुनाव हुए हैं, बाढ़, भूकंप चल रहा है, तो इसमें कौन है? आरएफ, एनडीआरएफ है। कोबरा जो है नक्सल बाहुल क्षेत्रों में है। पहली गोली बीएसएफ के जवान को लगती है ना साहब। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हिस्टोरिकल डिसीजन दिया कि ठीक है, इनको भी जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। उस टाइम इलेक्शन का दौर आने वाला था, सरकार 12 वीक उनसे मांगे मोहल्लत के साहब हमको 12 वीक दीजिए फिर हम करेंगे। अब वो 12 वीक भी हो गए तो उस फैसले को लटका दिया गया है। उसके बारे में दोबारा कब हियरिंग होगी ये डेट भी निश्चित नहीं हुई है।
तो अब माननीय मोदी जी, आप जो है हमें तो गंगा पार करा दीजिए, क्योंकि चाक चौबंद चौकीदारी पूरे देश की राष्ट्र की, लुटियन जोन्स की संसद से सरहद तक पैरामिलिट्री के जवान जो सैकड़ों किलोमीटर घर से दूर, जरूर ओपीएस कीजिए साहब। आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं, उनके परिवारों की देखभाल कौन करे अगर पुरानी पेंशन मिलेगी? हमारा तो मकसद पुरानी पेंशन से ही है, ये उल्टी पुल्टी पेंशन नहीं चाहिए ना साहब। जवान को आप, और बहुत उम्मीदें हैं मोदी जी, पता नहीं कब जो है आदेश जारी कर दें, बुला लें। अब हमको तो नहीं बुलाया गया। माननीय वैष्णो जी का बयान है कि भाई हमने 100 एसोसिएशन से बात की, बट पैरामिलिट्री के जो जवान 11 लाख परिवार हैं, 11 लाख जवान और 9 लाख रिटायरी, 20 लाख परिवारों के लिए कोई एसोसिएशन से भी कोई सुझाव नहीं मांगेगा गया और ना ही हमको उसमें बुलाया गया। ठीक ठीक, तो हम तो उम्मीद मोदी जी से ही कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई ठीक है, सरकार से उम्मीद होती है। आशीष जी, आप सेना में रहे हो, मेजर से रिटायर हुए, ऐसा तो नहीं कि जब गोली चलेगी तो वो ये तो देखेगी नहीं कि नहीं भाई ये आधे सैनिक हैं, अर्ध सैनिक हैं, इनको गोली नहीं मारी जाएगी, हैं इनको कंचे से मारेंगे और सैनिक वाले पर गोली चलाएंगे, ऐसा तो है नहीं। कुर्बानी कुर्बानी है नहीं ये। और जब एक अदालत ने कह दिया कि भाई ये आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन है, ये भारत राष्ट्र के सशस्त्र सैनिक हैं ये भी, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ कुंडी खटखटाई जा रही है। क्या भारत इतना कमजोर है कि वो अपने अर्धसैनिक बलों के परिवारों की देखरेख हिफाजत नहीं कर सकता? और सैनिक और अर्धसैनिक के बीच में ये भेदभाव पैदा करने की कोशिश क्यों हो रही है? कमतर और छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा बताने की कोशिश हो रही है। को बड़ा छोट कहता अपराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा है? भारत माता के लिए जो कुर्बानी देता है सब बराबर है। क्या बात, वो होम गार्ड भी बराबर है और वो सेनाध्यक्ष भी बराबर है जो कुर्बानी जिसकी हो रही है, जिसकी शहादत हो रही है। अजय जी, ये बात समझ मेरी नहीं आई। बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि ये ऐसा क्यों है, मुझे भी ये समझ नहीं आया। आपको बताना चाहूंगा कि जब अभी तक जो पुलवामा का जो हमला हुआ था, उसमें जो जवान शहीद हुए थे उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो जब हम लोगों ने बहुत इसके बारे में बातचीत करी तो उसमें पता चला कि सरकार का ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से जो लोग अपने वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। तो पेंशन तो छोड़िए, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है उनको। तो ये भी एक बहुत गलत चीज है। उसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार ने उस पर कुछ किया नहीं। तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो भी देश के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है, यूनिफॉर्म पहन रहा है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसको पेंशन जो भी उसके पे और अलाउंसेस के हिसाब से है उसको मिलनी चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जो है, एक कोर्ट जब फैसला दे रहा है तो आप उसे रोकने के लिए, चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। तो इससे सरकार की मंशा को बदल जाता है, तो ये भी बहुत गलत है। और दूसरा, मैं इस टॉपिक पे आज जब नेट पे थोड़ा सा मैंने पढ़ा तो मुझे एक फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुभाष गर्ग, उन्होंने बहुत सरल उसमें समझाया कि ये जो पेंशन स्कीम है इसमें फर्क कैसे है। बहुत साधारण उसमें एक उदाहरण है, मैं 2 मिनट में बताऊंगा कि यदि अभी अगर ओपीएस में आप रहते हैं और आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता है कि आपकी पेंशन हो जाएगी 50% डीए के साथ, 1.5 लाख रुपए आपका ये बन गया, 50% आपने वो किया, मतलब 75,000 रुपए आपकी पेंशन पर महीने बन गई अगर आपकी 1 लाख सैलरी थी और आप ओपीएस में थे। अब अगर आप नए वाले स्कीम पे आ जाते हैं, यानी जो यूपीएस अभी लागू हुआ, आपको 50% ऑफ बेसिक सैलरी मिलेगी, यानी आपकी तनख्वाह थी 1 लाख, हो गई 50,000। अब उसमें डीए नहीं जुड़ेगा, ये डीए अब इसमें नहीं जुड़ेगा, इसमें इन्फ्लेशन जुड़ेगा और डियरनेस रिलीफ जुड़ेगी, जो उन्होंने कैलकुलेट की, जो लगभग 6% आएगी और वो बनती है साल की 3,000 रुपए। यानी अब आपको मिलेंगे 53,000 रुपीज पर मंथ इस नई स्कीम से, अगर आपकी तनख्वाह है 1 लाख और पुरानी स्कीम से आपके बनते 75,000।
तो जो भी इसमें इसका उदाहरण जो है, मैं समझता हूँ इतनी सरलता से उन्होंने समझाया, जो कि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। बाकी जो उसमें बड़े-बड़े शब्द हैं, उससे एक आम नागरिक जो है जल्दी समझ नहीं पाएगा। लेकिन ये उस उदाहरण से दोनों का जो फर्क है, वो बहुत स्पष्ट है। जी, मैं दीपक सोनकर जी के पास चलता ही नहीं, भाजपा के पास। आपसे दीपक जी अर्थशास्त्र की बात नहीं, तो विशुद्ध राजनीतिक बात करूंगा। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक बात होनी चाहिए, ठीक? क्योंकि भाई स्वाभाविक है, जब जो पार्टी है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया चुनाव आयोग में, वो इसीलिए कराया कि चुनाव जीते, नहीं हारने के लिए तो कराता नहीं कोई। एक उदाहरण देता हूं आपको, एक बात बताता हूं, वो बात कम चर्चा में आई, जबकि मूल बात वही है। ये जो यूपीएस का जो जन्म हुआ है ना, ये कहां से हुआ मालूम है दीपक जी? ऐसा नहीं कि दिल्ली में कोई विद्वान अर्थशास्त्री बैठ के कोई बना दिए, नहीं। ये बेसिकली जगन रेड्डी की सरकार ने जो अपने यहां पेंशन योजना लागू की थी, ये उसका क्लोन है यूपीएस। समझ रहे? ये बात अभी आपको बहुत ज्यादा कहीं मिलेगी नहीं चर्चा में, क्या? और गूगल पे तो कतई नहीं मिलेगी। ये जगन रेड्डी की योजना का क्लोन है, ठीक? जैसे नहीं भेड़ का क्लोन बना रहे, बकरी का क्लोन बना रहे वैज्ञानिक, वैसे उनकी योजना चुनाव में गई। बड़ी फायदे की बात कह रहा हूं आपकी सोनकर जी, ये सुनिए। दिल्ली लखनऊ वालों को बताइए और लखनऊ वालों को दिल्ली वालों को बताएं। उनकी योजना चुनाव में गई, अभी सुपड़ा साफ हो गया। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आंध्रा में सब तरफ ध्वस्तीभूत हो गई जगन की पार्टी। सियावर रामचंद्र की जय, क्या? और उस योजना के खिलाफ थे चंद्रबाबू, और चंद्रबाबू ने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस कहा था, क्या? तो चंद्रबाबू के माथे पर रोली चंदन तिलक लगा और गले में विजयमाल पड़ी, क्या? वो राजा हो गए। और जगन रेड्डी का दफ्तर भी गिरा दिया लोगों ने। तो वो वहां से क्यों लाए चीज, जो चीज चुनाव में पिट गई, जो आंध्रा में पिट गया मॉडल, क्या वो आप देश भर में लागू करना चाहते हैं दीपक जी? इस एंगल से किसी ने पूछा भी नहीं होगा आपसे। आखिर आंध्र प्रदेश में भी जनता तो भारत की है ना, उसने उस मॉडल को खारिज कर दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया। मित्र, आप उसमें थोड़ा बहुत पाउडर वाउडर लगा के, क्रीम व्रीम लगा के, काजल आजल आप ले आए, बोले ये यूपीएस है। मैंने दोनों को जब देखा, मैंने कहा जगन की पॉलिसी भी देखे तो पता लगा ये तो उसी का क्लोन है। दीपक सोनकर जी, दीपक जी। जी अमिताभ जी, मुझे आवाज आपकी नहीं मिल पाई। आ रही आवाज जी। जी, आपका सवाल एक बार दोहरा सकते कि मैं ये कह रहा हूं, आप सुन लीजिए संक्षेप में। ये यूपीएस जो आप लाए हैं, ये जगन रेड्डी आंध्र के पुरानी सरकार के मुखिया, वो एक फॉर्मूला लाए थे पेंशन का, जो उन्होंने 5 साल चलाया। उस फॉर्मूले का ये क्लोन है, बच्चा है, क्या? और आंध्र के चुनाव में वो क्लोन, वो ओरिजिनल फार्मूला ही पिट गया भाई, ध्वस्तीभूत हो गया। जगन रेड्डी की पार्टी शर्मनाक पराजय से कुछ जो गर्त में जा गिरी। तो ऐसे लुटे पिटे फार्मूले को ब्यूटी पार्लर भेज के आप क्यों लाए यहां, ये पूछ रहा हूं। देखिए अमिताभ जी, हमेशा से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए देश की जनता और देश की जनता के हित के कार्य ही महत्वपूर्ण रहे हैं। लगातार इस विषय को लेकर के सामने आने के बाद जो एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के नाम पर लोगों से सुझाव लिए गए, उनके साथ बहुत सारे मंथन के बाद ये निर्णय निकल करके आया है, जो यूपीएस की एक भाषा को आप बता रहे हैं। देखिए, यूपीएस में ही जो ओल्ड पेंस, चाहे वो एनपीएस में रहे चाहे वो यूपीएस में रहे, ऐसा केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव में बताया है और लगाया है। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से लगातार सरकार पर ये सवाल करने वाले लोग जो सवाल करते हैं कि ओपीएस नहीं होना चाहिए,